केड़ा 62(1) अच्छा चलें जी 62(1)F का फैसला जो है वो सुनाने लगी कोर्ट, तो हम उस तरफ भाग रहे हैं। मोबाइल फोन लेके आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अभी आपने देखा होगा कि वो एक टोटा हमने सब पहले जोड़ा है, वो उसमें हम कह रहे हैं कि वो 62(1)F का फैसला आगे आ रहा है और फिर हम भागते हैं अदालत की तरफ। ये इतला लेके आने वाला हरकारा जो था वो ये इमरान वसीम साहब थे। और शुक्र है हलकारा कहा है आपने, कल्प्रेट नहीं कहा। हरकारा का है, मैं हलकारा नहीं कहा। हलकारा और चीज हो जाती है भाई मेरे, क्या हो गया सर? वो हरकारा ही हरकारा, लेकिन कल्प्रेट नहीं कहा आपने कहा। हाँ, कल्प्रेट नहीं कहा। हाँ। नहीं, आप माशाल्लाह एक बाइज्जत रिपोर्टर हैं यार मेरी तरह। अच्छा तो फिर जो है वो इमरान वसीम साहब ने वो वहाँ से जो है हमें इशारा किया कि जनाब मैसेज आया कि कोर्ट रूम नंबर 1 खुल रहा है और वहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जिसने 5 जनवरी को 62(1)F के तहत क्या ताहयात नाहली हो सकती है या नहीं, उस पर अपना फ़ैसला महफूज किया था और वो फ़ैसला जो है वो सुनाने जा रही है 5 बजे अदालत। और फिर 5 बज के कोई 8-10-15 मिनट के ऊपर अदालत जो है वो रिज्यूम हुई और जो है वो शॉर्ट जजमेंट सुनाया गया। उस शॉर्ट जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी प्रोसीजर के बग़ैर उसको इस रूबा अमल लाए बग़ैर जो है वो नाहली का ताहयात नाहली का डिक्लेरेशन दे। फिर मतलब और समीउल्लाह बलोच का जो फ़ैसला है उसको कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसने ये फ़ैसला दिया था उन्होंने दरअसल रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी वो चीज़ जो आइन के अंदर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाल दी। तो ना प्रोसीजर मौजूद है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो 62(1)F के तहत किसी को ताहयात नाहल करार दे सकती है। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें इस फैसले की एक जिसको कहते हैं ना कि अक्सरीती फ़ैसला है ये, 7 रुकनी बेंच था, उसमें 6 जज साहिबान ने कहा है कि ये ताहयात नाहली नहीं हो सकती है। और जबकि एक जज साहब जो हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया और इख्तलाफ करते हुए उन्होंने कहा है कि आइन के अंदर नहीं लिखा है कि लाइफ लॉन्ग होगी या जो है वो ताहयात जो है वो नाहली होगी, बल्कि उनका कहना है कि अगर कोई अदालत या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। तो समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल एक दुरुस्त फ़ैसला है ताहयात नाहली करार देने का। उन्होंने ताहयात नाहली करार देने का नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक अदालती डिक्लेरेशन या अदालती फ़ैसला मौजूद है वो डिक्लेरेशन, तब तक नाहली है, ताहयात नाहली नहीं है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है, तो मेरे साथ इमरान वसीम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको इस फैसले के अंदर और क्या क्या अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें नज़र आई। इमरान, कैसे देखते हैं आप इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, ना प्रोसीजर मौजूद है, और आप जो है जो 62(1)F और इसकी दीगर जो है अपना जिसको कहते हैं आप, इसको तो मैं कहता हूँ छोड़ दें फैसले को। फैसला नाजरीन तक पहुँच चुका है, हाँ। नाजरीन सुन चुके हैं, अब नाजरीन इसके ऊपर कुछ और सुनना चाहते हैं। अच्छा, क्या सुनना चाहते हैं नाजरीन? हाँ, मैं सिर्फ ये बात कर दूं कि कहते हैं until a law is enacted to make its provisions executory, Article 62(1)F of the Constitution stands on a similar footing as Article 62(1)D, E and G and serves as a guideline for the voters in exercising their right to vote। ठीक है ना? पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा है कि ये खुद ब खुद आर्टिकल 62(1)F जो है वो खुद ब खुद रूबा अमल या नाफिज नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे उसको रूबा अमल लाने के लिए किसी कानून के तहत ही उसको रूबा अमल लाया जा सकता है, कार चाहिए, जैसा कि बाकी उसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर है। और फिर उन्होंने कहा कि ये दरअसल तो वोटर है, उसके लिए है कि उसने देखना है कि ये इन शराइत पे उसका उम्मीदवार जिसको वोट देने जा रहा है उस पर पूरा होता था या नहीं। कईम सदीक़ी साहब, आप बरतानिया की सर्दी फाँक के आए हाँ। और इस्लामाबाद में सर्दी आपको महसूस नहीं हो रही। हम आज भी महसूस कर रहे थे कि आप ये जैकेट उतार के बैठे हुए थे यार, लेकिन हमें बाहर सर्दी लग रही है यहाँ पे। अच्छा, अब फैसले के बाद जो है ना वो सर्दी हमारी भी उतर गई है। अच्छा, अब आप देखें गर्मी आ गई। आप इस फैसले को किसी और एंगल से देखें कि इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F जो है ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। अब आप जुडिशल हिस्ट्री निकालें
कि कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब एक मन मर्जी मंशा का एक डिक्लेरेशन देना था रास्ता रोकने के लिए, किसका रास्ता रोकने के लिए उस पर हम बात नहीं करते। ये देखने वाले आपके मेरे ख्याल में बहुत बाशूर हैं, वो जानते हैं किसका रास्ता रोका गया था जब ये समीला बलोच केस का फैसला दिया गया और कहा गया कि ये ताहयात नहली होगी। अभी जो याया फरीदी साहब ने जैसा कि लिखा अपने इख्तलाफी नोट में कि जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा, हालांकि वो एडमिट कर रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाहली नहीं दी गई, तो जब ताहयात नाहली नहीं दी गई तो फिर डिक्लेरेशन की जो वो बात कर रहे हैं याया फरीदी साहब कि जब तक रहेगा तब तक जो है वो ताहयात नाहली होगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ताहयात तो नहीं, यानी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, वो चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो ताहयात हो। लेकिन बात यह है कि आप विंडो कहाँ से फराम करेंगे? अगर किसी ने रिपेंट करना है तो विंडो आप कहाँ से फराम करेंगे? आप इसी के साथ आप ये देखें जो आर्टिकल 62(1)(f) के 62 की जो बाकी क्लॉज का जिक्र किया गया है, ई का जिक्र किया गया है, डी का जिक्र किया गया है, एच का जिक्र किया गया है, इसमें जो मॉरल टर्पिट्यूड वाली है उसमें 2 चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें क्या है कि अगर आप मॉरल टर्पिट्यूड पे आपके खिलाफ डिक्लेरेशन आता है, उधर देख के बात करें। हाँ, मॉरल टर्पिट्यूड पे आपके खिलाफ डिक्लेरेशन आता है तो फिर वहाँ आप पे मैं नजर आ रहा हूँ, वहाँ पे देख के बात करें। आप नहीं मेरे ख्याल से इधर ठीक है। नहीं ऐसा नहीं लगा उधर फिर वो मेरा आई कांटेक्ट नहीं बनता। अच्छा आप देखें से करके देखें। अच्छा, आप मॉरल टर्पिट्यूड पे अगर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप ताहयात नाहल होंगे। लेकिन अगर मॉरल टर्पिट्यूड पे आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है, वही आर्टिकल जो आप पे पहले लगा है, लेकिन अगर FIR दर्ज होगी है तो 2 साल 3 साल या 5 साल की नाहली के बाद आप वापस आ सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे इबहम पाया जाता था कि ये किस तरीके से इसका इतलाक किया जा रहा है। लेकिन अपने सदीकी साहब इस बात से हट के जब ये 2018 में ये समीला बलोच केस को टेकअप किया गया, उस वक्त इलेक्शन होने जा रहे थे और उस वक्त जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, एक मखसूस सियासी जमात को लाने के लिए, एक मखसूस लीडर को लाने के लिए ये समीला बलोच केस उस वक्त टेकअप किया गया। तो आपको याद होगा, मैं एक और चीज़ का हवाला आपको देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो जैसे कि अभी मुख्तसर फैसले में अक्सरियती जज साहबान ने कहा कि आप इसको सिंगल करके नहीं पढ़ सकते, सिंगल आउट करके नहीं पढ़ सकते, यानी अकेला आप आर्टिकल 62(1)(f) को नहीं पढ़ सकते, आपको इसकी हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करना होगी। आपको आर्टिकल 17 के साथ भी पढ़ना होगा जो कि राइट देता है आपको सियासी जमात बनाने का भी, आपको इलेक्शन लड़ने का भी राइट देता है और वोटर को वोट कास्ट करने का राइट भी देता है। इसी केस से मिला जुला एक और केस भी 2018 में लगा था, जिसमें नवाज शरीफ को जब पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया था तो फिर उनको मुस्लिम लीग नवाज ने पार्टी का सदर बना दिया था। फिर पार्टी की सदारत के खिलाफ केस आया था। अब पार्टी की सदारत आर्टिकल 62(1)(f) लगने के बावजूद भी नवाज शरीफ अपने पास अपनी पार्टी की सदारत रख सकते थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने वाला जो कानून था वो इजाज़त देता था कि आप पार्टी के सदर बन सकते हैं। आर्टिकल 62-63 का इतलाक नहीं होता था। अब वहाँ पे देखें क्या किया गया। समीला बलोच केस में तो सिंगल आउट किया गया ना, इसको आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला पढ़ा गया। लेकिन जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाना था तब आर्टिकल 62 को भी मिलाया गया, आर्टिकल 63 को भी मिलाया गया, आर्टिकल 63A को भी मिलाया गया, आर्टिकल 17 को भी। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने वाला जो कानून है, जो सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है, उसकी शिकों को मिला के कहा गया कि वो शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता वो पार्टी का सदर कैसे बन सकता है। अगर वो 62-63 पे नाअहल है तो वो तो जो पार्टी का सदर बनेगा तो जो रुकने पार्लिमान होंगे उनको वो रेगुलेट करेगा, उनको डायरेक्शन देगा, नाअहल शख्स डायरेक्शन देगा, पार्लियामेंट के ऊपर उसका किंग मेकर का किरदार होगा। हाँ, बिल्कुल। आप फर्क देखें, यानी सदीकी साहब फर्क देखने की बात, क्या फर्क, क्या फर्क यही देखना है ना कि जब आपने रास्ते रोकने थे एक पर्टिकुलर लीडर के आर्टिकल 62(1)(f) लगा के, तब तो आपने इसको सिंगल पढ़ लिया। लेकिन जब पार्टी सदारत से हटाना था तब आपने सिंगल नहीं पढ़ा, तब आपने 5-3-4 आर्टिकल आइन के भी पढ़े, फिर आपने वो पॉलिटिकल पार्टी वाले सेक्शन भी मिलाए। अब 63A वाला देख लें, 63A वाला देख लें ना। यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में क्या कहा है कि रीडिंग इन की गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रीराइट कर दिया। आर्टिकल 62(1)(f) में आपने ताहयात नाहली का डिक्लेरेशन देके आपने दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। तो आर्टिकल 63A में क्या हुआ, 63A की अगर आप वो बड़ा स्पेशल क्लॉज उसमें डाली गई थी 63A की 18वीं तरमीम के जरिए, लेकिन उसको फिर आप देखें किस तरीके से मिलाया गया। भी फरकान जो है वो डी सीट हो जाएगा, उसकी जो है वहां भी अंदर यही था, वहां पर भी आपने है तो फिर वो डी सीट हो नहीं, वहां पे आर्टिकल 63A को सिंगल नहीं पढ़ा, बहुत सारे आर्टिकल के साथ मिला के आपने कह दिया कि नहीं, उन्होंने तो पिछली पता नहीं कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री निकाल के और पता नहीं क्या कुछ। एनीवेज वो तो ठीक बात होगी ना। वीडियो रुक सकती है, आपकी अजान हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर यहीं पे स्टॉप हो जाए तो हम अजान सुन के फिर दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो मेरे तो जनाब अजान जो है वो ख़त्म हो गई, तो हमने इस दौरान में रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। अच्छा, अब जो है वो
आपको क्या समझ आती है? हम देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है मतलब इम्प्लाइडली बात वो वही कर रहे हैं कि लाइफ टाइम आप नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो डिक्लेरेशन दे सकती है और नाअहली की मुद्दत उस वक्त तक होगी जब तक कि वो डिक्लेरेशन बरकरार रहेगा। कहीं भाई एक तो बात बिल्कुल ये समझने की है हमारे लिए भी, बाकी सब लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, कि देखें ये जो समीउल्लाह बलोच केस का जब फैसला आया ये 2018 में आया। उससे पहले जो जजमेंट था वो मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में वो किस नाम से वो चलता था, सनाउल्लाह बलोच था वो मेरे ख्याल में, जो 2012-13 में दिया गया था वो सनाउल्लाह बलोच था मेरे ख्याल से। लेकिन 18वीं तरमीम जब आई थी यहाँ पे अदालत में लोग आर्गू कर रहे थे कि देखें 18वीं तरमीम में फिर आपने मुद्दत क्यों नहीं डाल दी, अगर ये ताहयात नहीं थी तो मुद्दत क्यों नहीं डाल दी। फिर जब देखें 18वीं तरमीम आई थी तब सनाउल्लाह बलोच केस भी नहीं आया था, तब समीउल्लाह बलोच केस भी नहीं आया था, और किसी को ये पता भी नहीं था कि हमारे अपने लोगों के, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का रास्ता रोकने के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन इस अंदाज से की जाएगी। अब कयूम साहब आप ये देखें, अगर आपने आर्टिकल 62(1)(f) की उसमें मयात नहीं थी, आपने उसकी तशरीह करनी थी, ठीक है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन था इंटरप्रिटेशन करने का, लेकिन इसमें आप तजावुज़ नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाएँ। आप ठीक है आर्टिकल 62(1)(f) के साथ 63 को ना पढ़ते, आप 17 को भी ना पढ़ते, आप एटलीस्ट जो असम्बली की मियाद है उसको देख लेते। भाई एक जो बंदा मुंतखब होता है एक असम्बली में 5 साल के लिए मुंतखब होता है, कोई असम्बली ताहयात तो मुंतखब नहीं होती। तो जब एक असम्बली, कौमी असम्बली की बात करें, सूबाई असम्बली की बात करें, वो ताहयात मुंतखब नहीं हो रही, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से ताहयात नाअहली वाला नुक्ता कहाँ से निकाल रहे थे? आप मैक्सिमम 5 साल का नुक्ता ही निकाल सकते थे, क्योंकि पार्लियामान की मियाद 5 साल की है, या 6 साल का निकाल सकते थे कि सेनेटर की 6 साल की होती है, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते थे। आज मेरे ख्याल से जो एक प्रिंसिपल था, जो कि गलत प्रिंसिपल था, जो कि आइन की एक इंटरप्रिटेशन इस अंदाज से की गई थी कि बहुत सारे लोग जो शऊर रखने वाले वो ये कहते हैं कि लोगों का रास्ता रोका गया, हाँ, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का रास्ता रोका गया। अंदर यही कहा गया है ना कि 62(1)(f) जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि दीगर क्लॉजेस जो हैं उनके लिए जब एक कानून आता है और फिर उसके जरिए एग्जीक्यूशन होती है। कहीं सब मेरा तो सवाल और अब कानून आ गया कि 62(1)(f) के तहत अगर आप करेंगे तो वो उसकी लिमिट भी 5 साल होगी। कहीं सब मेरा आपसे सवाल ये है कि 2018 में तो समीउल्लाह बलोच केस का फैसला आ गया, अच्छा। उसमें ताहयात नाअहली होगी। आज ये फैसला आ गया, इसमें ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। क्या ये सिलसिला इसी तरीके से अदालतों में चलता रहेगा कि 5 साल के बाद कोई और बेंच बैठेगा, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और करेगा? ये सिलसिला कैसे रुकेगा कि एक ऐसे जजमेंट्स होने चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट भी करें, आइन और कानून की बालादस्ती भी हो, लोगों के रास्ते भी ना रुकें, और जो अवाम हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप इसकी जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग करता है पाकिस्तान के अवाम से, तो पाकिस्तान की अवाम की मनमर्जी मंशा से हट के आप कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? ये रास्ता कैसे रुकना चाहिए? देखें ये तो अदालतों ने ही खुद, अभी हम अगर देखें ना तो जो 18 सितंबर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जो नया जन्म मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर अदालत अपना एहतसाब खुद कर रही है, अपने फ़ैसलों का एहतसाब कर रही है। इसमें आप ये देखें कि फैज़ाबाद धरना केस, अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, फिर उसके बाद आ जाइए जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस, फिर उसके बाद आ जाइए आप 62(1)(f) वाला जो जिस तरह के फ़ैसले आए उसका केस, फिर इससे पहले भी अगर आप देखें कि रेकोडिक वाला केस जो सा था उससे क्या माली हुए थे, फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो HR सेल जो बनाया गया था और उस HR सेल के ऊपर आपके हमदम में दरीना साकिब निसार साहब ने, आपके भी हमदम में आपको याद करते हैं यार, उदी मेरे ना की दुश्मनी है आपको पैगाम भी आता है उनका तो आप जो है आप देख रहे हैं कि अदालत जो है वो एक चीज़ों को, वो जो माजी के अंदर ऐसी गलतियाँ हुई थी, देखें माजी तो कोई इतना शानदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मार्शल लॉ को भी जायज़ करार दिया फिर जो डिक्टेटर को आइन में तरमीम करने का हक भी दिया, फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो आइन के अंदर नई चीज़ है वो 5 रुकनी बेंच ने शामिल की। यही नहीं, फिर आपने ये देखा कि मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो इख्तियार समात ही नहीं था, मतलब वो हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने वाला जो केस था उसके अंदर किस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके उस 6 रुकनी बेंच ने उस फैसले को कलअदम करार दिया, मतलब कि रजिस्ट्रार के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपने कलअदम करार दिए। उसके बाद फिर मतलब पटिशन कोई और है दूसरे बेंच से उठा के अपने पास लगा के फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात को
के अंदर तमाम इख्तियारात मरकूज़ कर दिए, मास्टर ऑफ रोस्टर के मास्टर ऑफ रोस्टर का नाम देके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर चला गया कि पाकिस्तान की सियासत को भी अदालतों ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमतों को भी करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो फैसले पॉलिसी मैटर्स हैं उनको भी रेगुलेट करना। और उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, हम कहाँ जाके खड़े हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है अदालतों की तरफ से भी। और लेकिन इसमें एक कमी नजर आ रही है अभी भी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब अभी एक नजर आ कमी क्या, नजर आपको क्या कमी नजर आ रही है? देखिए चले क्या आप कह रहे हैं नहीं, कि अगर कल को जस्टिस जाजुल हसन आए, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बना के इसकी शमीला बलोच बहाल कर नहीं, दिया, मैं और बात करने जा रहा हूँ। देखें जैसे अदालतें ये कह रही हैं, बेंच में बैठे जज साहबान कह रहे हैं कि देखें इस मुल्क में जो डिक्टेटर्स हैं वो एक दिन भी जेल नहीं किया। तो एटलीस्ट ये तो हुआ कि अदालतों ने डिक्टेटर का एहतसाब किया। परवेज़ मुशर्रफ की बात हो रही है, उन्हें फांसी की सज़ा का फ़ैसला भी सुनाया गया। वो अलग बात है कि वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उस पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना, लेकिन एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला तो दिया एक डिक्टेटर के खिलाफ। लेकिन जज साहबान का ये कहना कि एक डिक्टेटर जिसने गैर आइनी इकदाम उठाया वो एक दिन भी जेल नहीं गया, तो इसको दूसरे एंगल से देखें या कान को दूसरे तरीके से पकड़ें। अगर डिक्टेटर एक दिन जेल नहीं गया तो वो जो डिक्टेटर के इकदाम की तौसीक करने वाले जज साहबान हैं, क्या वो 1 घंटा भी जेल गए हैं? इस पहलू को कौन देखेगा, कब देखेगा? बस ये अदालत को देखे ना, जज साहबान गलती कर सकते हैं, उनकी गलती जो है इंसान को 6 फुट नीचे ले जाती है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के अंदर हुआ। ठीक है, वो भी देख रही है अदालत, उसको भी देख रही है। एनीवेज ये एक देखने वाली चीज़ है। हमने नहीं, जब जज साहबान जर्मनी के अंदर जब तो जज साहबान न्यूरेमबर्ग ट्रायल हुआ था। जब डिक्टेटर के हवाले से नहीं, रिमार्क्स अब तो- दें कि वो एक दिन भी जेल नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट किसी को फांसी की सजा तो हुई है ना। हाँ, वो बेशक दुनिया से बिल्कुल। चला गया, नहीं, बिल्कुल ठीक बात लेकिन है फिर आपकी। जजेस के हवाले से भी बात करें। लेकिन फिर अब देखें ना, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी को अमेंड हो गया। अब उनकी तस्वीरें अजायब घर में लगी हैं, उनकी तस्वीरें कमरे अदालत नंबर 1 में लगी हैं। उनकी तस्वीरें मेरा ख्याल उल्टी कर देनी चाहिए। ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है, वो लगी रहें, लेकिन उनकी तस्वीरें जो हैं, जिन्होंने पीसीओ को हल्फ लिया था और इस किस्म के फैसले दिए हैं, उनकी तस्वीरें जो है ना इस कोर्ट रूम के अंदर उल्टी कर देनी चाहिए। कोई डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है, अब ये भी बात है भुट्टो के केस के अंदर वो तमाम जज साहबान में से कोई जिंदा है कि नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन तस्वीरें तो लगी हुई ना बड़े इज्जत के साथ, हाँ, एहतराम वो के साथ, ऐसे म्यूजियम फैसले- में भी, देखिए कमरा ना- अदालत नंबर 1 में भी। हाँ, बाहर से डेलीगेट्स भी आते हैं, कमरा अदालत नंबर बैठ के अदालती कार्रवाई को देखते हैं, जज साहबान की तस्वीरें अफसोस देखते का हैं। मुकाम है ना। लेकिन अब तो ये है कि आइन के अंदर तरमीम कर दी गई 18वीं तरमीम में कि जनाब अगर जो अदालत भी उसकी तौसीक करेगी वो भी आर्टिकल 6 की लायबल होगी, उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। जब तो लिहाजा इस तरह से माशरे आगे बढ़ रहे हैं, सदीकी तो साहब, बढ़ते हैं। जब वो फैसले जो डिक्टेटर के इकदाम को तौसीक करने वाले आज भी अदालतों के माथे के झूमर नहीं हैं, तो वो जजेस क्यों? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरी तो तजवीज़ यही है कि जिन्होंने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया या ऐसे फ़ैसले दिए जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ, चलें कम से कम गैर आइनी फ़ैसले दिए गैर आइनी फ़ैसले हो जाते हैं, फिर उसको करेक्ट भी कर लेती हैं अदालतें। लेकिन ये जो मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले, पीसीओ पे हल्फ लेने वाले, फ़र्द वाहिद का हल्फ लेने वाले जो जज साहबान हैं, उनकी तस्वीरें तो कम से कम उल्टी करके लटकाई जानी चाहिए। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।